चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, इसकी नेक्स्ट टॉपिक को, क्योंकि इससे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हमारा फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट। डेट की कॉस्ट हम कैसे कंप्यूट करेंगे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं डिस्कस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस शेयर जब हम इशू करते हैं उसकी लागत को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था फॉर्मूला वही रहने वाला है, फर्क बस इतना रहने वाला है कि जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, डिबेंचर्स को इशू करते वक्त हमें किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। याद है सभी को? अच्छा, जब मैं प्रेफरेंस को इशू कर रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे टैक्स का किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्या मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊँ? चलो करके दिखाती हूँ। मैंने आपको कहा कि आपके पास अर्निंग है, राइट। आपको देखो मैंने इनकम स्टेटमेंट बताई थी, सेल्स में है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दोगे, ये आपकी इनकम आ जाएगी, ग्रॉस इनकम आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, है ना। यहाँ पर इसी का काम है, क्योंकि ये काम आपका ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने का है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमारा फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने वाला चैप्टर है ना। अच्छा, EBIT मैं कह रही हूँ कि कंपनी ए है और या मैं कहूँ दो पर्सन है, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। ठीक है, इन दोनों के पास क्या है, EBIT है। ठीक है, EBIT ए के पास भी है, बी के पास भी, दोनों के पास सिमिलर EBIT है। मैंने कहा कि 10,000 है, यहाँ पे भी इसके पास भी 10,000 है। ठीक है, यहाँ पर जो मिस्टर ए है ये कहता है मैं तो केवल और केवल मेरे प्रेफरेंस शेयर को इशू करने वाला हूँ। अच्छा, इसकी पैसा कहाँ से रेज करने वाला है, ये केवल प्रेफरेंस शेयर से इशू करने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। चलो, बी ने कहा कि मैं प्रेफरेंस शेयर भी इशू करूंगा और साथ ही साथ मैं डिबेंचर्स को भी इशू कर रहा हूं। अच्छा, इसने कहा कि जब मैं डिबेंचर्स को इशू कर रहा हूं ना तो मुझे उसके ऊपर ना इंटरेस्ट केवल 3,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, और डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है, मुझे 2,000 रुपये देना पड़ रहा है। अच्छा, इसने भी कहा कि ठीक है मेरा भी 2,000 रुपये डिविडेंड है, मेरी इनकम तो 2,000 कम ही, मेरा तो कम ही जा रहा है पैसा बाहर एज अ कॉस्ट, बट तेरा तो दो जगह जा रहा है। स्टार्टिंग में तो ये ऐसे बोल रहा था। अच्छा चलो कैलकुलेट करते किसका बेनिफिशियल है। चलो देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, बाद में सेकंड नंबर पे टैक्स माइनस होगा। अच्छा, इंटरेस्ट किसका बनता है, इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर्स के ऊपर होता है ना। डिबेंचर्स मैंने कहा कि डिबेंचर्स के ऊपर इसका 3,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है। सॉरी, इसके तो लिया ही नहीं है ना। बनेगा किसका, बी का बनेगा 3,000 रुपये इंटरेस्ट, इसने तो लिया ही नहीं है। सो इसके पास जो इनकम बच गई है EBT मीन्स की अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स की पेमेंट करने से पहले आपके पास अर्निंग इतनी बच गई है। ये कहता है कि मेरे पास तो भी 10,000 रुपये बचे, मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। लेकिन कहता है कि मेरा तो 7,000 रुपये बचे। कोई बात नहीं, अभी आपको टैक्स देना है, चाहे आपने डिबेंचर इशू किया हो या डिबेंचर इशू ना किया हो, बट आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। दोनों के ऊपर 30% टैक्स की रेट लगने वाली है। और टैक्स किसके ऊपर लगता है, बकाई इनकम के ऊपर लगता है। अब मैंने कहा कि मेरा जो इनकम ये बचा है, अब 10,000 के ऊपर 30% टैक्स कितना हो गया, 3,000 रुपये हो गया। इसके ऊपर कितना हो गया, 2,100 रुपये हो गया। ठीक है जी, अब इसने कहा माइनस कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास कितना पैसा बचा, 7,000 रुपये बचे। यहाँ पर कितना पैसा बचा, ये बच गया 9, 6 में से 4, 4,900 रुपये बचा। ये कैसी इनकम है, ये EAT मीन्स की अर्निंग आफ्टर टैक्स की हमारे पास क्या आ गई है, स्टेटमेंट आ गई है। ये ऐसी इनकम है जहां से हमने इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया और टैक्स भी पेमेंट कर दिया। अच्छा, अब बात आ जाती है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को क्या पेमेंट करने की, डिविडेंड पेमेंट करने की। मैंने कहा इसको भी 2,000 देने हैं, मैंने कहा इसको भी 2,000 देने हैं। अच्छा, ये 2,000 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ये 2,000 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं, कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि प्रेफरेंस शेयर इशू करने से आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्या आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिला? यस। अब देखो, इसकी इनकम 10,000 थी, इसका टैक्स की रेट भी, टैक्स का वैल्यू भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। जितनी ज्यादा इनकम होगी
उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, समझना इस बात को, ठीक है। अच्छा, मेरी इनकम यहाँ पे 7,000 थी तो टैक्स भी मुझे कितना पे करना पड़ा, कम पे करना पड़ा। देख पा रहे हो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसका है, टैक्स का डिफरेंस है। किसके ऊपर टैक्स नहीं दिया आपने, जो ये इंटरेस्ट आपने पहले पे कर दिया ना, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल गया है। किसको मिला है, जिसने आप डिबेंचर्स इशू किए थे। देख पा रहे हो, क्या मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊं कि 3,000 पे मैंने इंटरेस्ट दिया था, इसी के ऊपर मैंने 30% इंटरेस्ट टैक्स बचाया है, तो क्या ये 900 रुपये नहीं आ रहा है, राइट है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने फॉर्मूला किया था कि ये इंटरेस्ट है 1 माइनस के रेट, टैक्स रेट हमने डिबेंचर्स के फॉर्मूले में पढ़ा था, याद है सभी को, याद है जो हमने किया था। डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या था कि इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी पड़ती थी उन्हें, ठीक है, टैक्स का बेनिफिट मिलता था तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते थे, ठीक है, और साथ में रिडम्पशन वैल्यू माइनस के नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में हम इसको लाइफ से डिवाइड करते थे, है ना। ये तो हो गया हमारे पास कॉस्ट, और नीचे रिडम्पशन वैल्यू प्लस के नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में 2 करते थे। ये कॉस्ट हो गई है, ये कैपिटल हो गई है, ये था आपका डिबेंचर्स का फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द डेट। सेम एज इट इज यहाँ पर प्रेफरेंस का भी फॉर्मूला बनने वाला है, बस चेंज क्या रहने वाला है, चेंज बेटे ये रहने वाला है कि यहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, बस ये हट जाएगा और इंटरेस्ट की जगह यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है। क्लियर है, क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। आपको थ्योरी भी समझानी है मेरे को, कभी कहो कि मैम तो प्रैक्टिकली करते जा रही है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझा देते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि ऐसे शेयर इशू करना जिनको क्या मिलता है, आपने एक ऐसी अमाउंट को रेज किया है कंपनी ने, किसके थ्रू, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू। अब इनकी फीचर्स ना कुछ एक सॉरी इक्विटी और डिबेंचर्स के ये बीच में होता है, ये यहां लाई करता है, ठीक है। डिबेंचर से कुछ हद तक बेटर है, इक्विटी से कुछ हद तक बेटर है, ये बीच का, कहते हैं ना कि ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये बीच का भाई है, प्रेफरेंस है। इसको क्या क्या राइट मिलते हैं, इसको ये राइट मिलता है कि इक्विटी को पेमेंट करने से पहले किसको पेमेंट होगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी। अच्छा, इसको फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, इसको वोटिंग राइट भी होता है। क्लियर है। अच्छा, यहां पर बात आ जाती है डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के पहले पेमेंट नहीं होती, पहले डिबेंचर्स को पेमेंट होती है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होती है, बचा कुचा फिर बाद में आ जाता है इक्विटी का। क्या आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप समझ पा रहे थे, आप समझ पा रहे थे कि यहाँ पर देखो पहले मैंने डिबेंचर्स की पेमेंट की, इंटरेस्ट की, फिर मैंने प्रेफरेंस की पेमेंट की। अब ये जो अर्निंग बच गई है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अब फाइनली ये अर्निंग किसको मिल जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगी। किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये की पॉइंट जो मैंने भी बताया, फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड मिलने वाला है, इसको प्रायोरिटाइज दी जाती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर केस ऑफ आ जाता है लिक्विडेशन का, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद होने के टाइम इसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ, प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस ही है कि हाँ, जब एसेट्स लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, सॉरी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, एसेट्स को हम सेल आउट करेंगे एंड लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, तो पहले आप उन एसेट्स में आपका अधिकार हो सकता है, अगर बच जाती है तो उनको वोटिंग राइट का अधिकार होता है। इन ये प्रेफरेंस से कन्वर्ट हो सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर भी जैसे हमने डिबेंचर्स को पढ़ा था, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, एक हमारा इररिडीमेबल डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर होता है। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन आपको कंफर्म होती है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको ये पैसा जो हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है ये आपको वापस मिल जाएगा। मैंने कहा कि ये जो एक पर्सन है, इस पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के अंदर, इस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। सो ऑब्वियस ही बात है, इस पर्सन को पता होगा कि कितने साल के बाद मेरी जो एक्चुअल कैपिटल है मुझे वापस मिलेगी। अगर आपको एक्चुअल ड्यूरेशन पता है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद मुझे पैसा मिलेगा, सो कहीं ना कहीं उसे हम कहेंगे रिडीमेबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं बात करूं इररिडीमेबल, जहां पर आपकी मैच्योरिटी का टाइम नहीं पता होता, सेम एज इट इज कंसेप्ट जैसे कि हमने डिबेंचर्स वाले टॉपिक में किया था। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर
फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था एज इट इज है। अब देखो इस फॉर्मूले को ना मैं क्रिएट करके बताती हूँ कैसे ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है, देन फाइनली मैं आपको समझाऊंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी कंपनी को 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है एज अ प्रेफरेंस, और कंपनी कह रही है कि मैं आपको इसके ऊपर 10% क्या देने वाली हूँ, रिटर्न देने वाली हूँ। अब देखो ये रिटर्न मिल रहा है, पर्सन ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, कंपनी इसको रिटर्न देगी, तो इनकम किसके लिए, पर्सन के लिए, बट खर्चा किसके लिए है, कंपनी के लिए, ठीक है जी। और इसने ये कहा कि 5 साल के बाद ये जो पैसा है 1500 रुपये, 5 साल के बाद आपकी जो 1000 रुपये है ना 1500 रुपये आपको देंगे। मीन्स की इस पर्सन की एक तो रिडम्पशन वैल्यू पता लग गई है कि क्या मिलने वाली है, और एक रिडम्पशन टाइम पता लग गया कि 5 साल के बाद पैसा हमें मिलने वाला है। अच्छा, कंपनी के लिए कॉस्ट क्या क्या होगी, पहली बात तो इसको हर साल इसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हो कि आपको इसके ऊपर कितने % डिविडेंड देना पड़ेगा, 10%, मीन्स कि हर साल इसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। लगातार कितने साल हो गए, आपको 5 साल तक देना पड़ेगा। अच्छा, एक और कॉस्ट आई है इसकी, क्या कि पहले आपको 1000 रुपये आपको मिले थे, इस 1000 के बदले आपको कितना देना पड़ेगा, 1500 रुपये देना पड़ेगा। कितनी अमाउंट और एक्स्ट्रा आपको रिजर्व करनी होगी, 500 रुपये और एक्स्ट्रा करनी होगी। मीन्स कि 5 साल के बाद जो पैसा आपको 1000 देना था उसके बदले में आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। किसको, उस पर्सन को तो फायदा है, पर कंपनी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए कंपनी पता है क्या करेगी, पहले साल से इसका कुछ हिस्सा स्टार्टिंग से रिजर्व बनाना शुरू कर देगी। जैसे आपने सुना है ना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व, ये सुना है ना, तो यही बात है। अब आपको 5 साल बताएं, 5 साल के बाद होंगे। अब मैं इसका एस्टिमेट लगाऊं कि हर एक साल में मेरा कितना हिसाब बन गया, 500 डिवाइड में 5 करूँ तो मीन्स की 100 रुपये और मेरा ऊपर से क्या हो गया है, खर्चा हो रहा है ना। ये 100 रुपये मैंने कैसे निकाला है कि जो रिडम्पशन वैल्यू थी उसमें से मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू है, या फिर मैं कहूँ नेट प्रोसीड है, वो निकाल देंगे। नेट प्रोसीड बेटे याद रखना कि इसमें से किसी भी तरह के एक्सपेंसेस जैसे ब्रोकरेज का हो गया, ठीक है, कमीशन का हो गया, या फिर मैं कहूँ फ्लोटेशन एक्सपेंसेस है, ये माइनस होके फिर यहाँ पे आएगा ये वैल्यू। ओके, आपको प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगी, ठीक है। फिर इसको मैंने लाइफ से डिवाइड कर दिया, कितने साल की रिडम्पशन की जीवन था, राइट। मैंने पहले इनका डिफरेंस निकाला, 500 आ गया, 500 को मैंने 5 से डिवाइड किया, ये 100 रुपये आ गया, ठीक है। अब एक तो कंपनी को एक तो डिविडेंड देना है 100 रुपये, और दूसरा इसकी रिडम्पशन के टाइम ये 500 रुपये जो खर्चा आ रहा है, 100 रुपये हर साल इसको ये भी करना। इसके साल का टोटल खर्चा कितना हो गया है, 200 रुपये हो गया, है ना। पैसे कितने इसने अरेंज किए थे, 1000 अरेंज किए थे, है ना। रिडम कितने होने वाले हैं, 1500 होने वाले हैं, ठीक है। अब आपको कॉस्ट तो पता लग गई है कि एक तो मुझे 100 रुपये किसका देना है, मुझे डिविडेंड का देना है, और दूसरा मुझे 100 रुपये एक तो रिडम्पशन माइनस के नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में लाइफ को देना है। ये कॉस्ट आ गई। क्या आप कैपिटल बता सकते हो, कंपनी के पास की कैपिटल 1000 प्लस के रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 1500 डिवाइड में 2, क्लियर है। 2 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये 2 पॉइंट्स है, क्लियर है। तो फॉर्मूला मैं बना दूं, इसका फॉर्मूला लिख दूं मैं, ये वो फॉर्मूला है जहां पर आपकी रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन टाइम भी दिया हो, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस के नेट प्रोसीड अपॉन में लाइफ अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस के नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में 2। ये है आपकी कॉस्ट, ये है आपकी कैपिटल। क्या आप इससे रेट निकाल सकते हो इनटू में 100 करके, क्लियर है। क्लियर है बेटे कंसेप्ट, आई होप सबको क्लियर होगा, है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे बनेगा, कॉस्ट अपॉन में कैपिटल इज इक्वल टू 100। ये आपका रेट कैसे बनेगा, ये मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट लेक्चर से मैं आपको समझाती आ रही, है ना, क्लियर है। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे यही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस आएगा बेटे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये प्लस आएगा, ठीक है। डिवाइड होगा, ये तब है जब हमारे पास रिडम्पशन वैल्यू हो। क्या आपने नोट किया कि यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, तो 1 माइनस के टैक्स की रेट नहीं करते डिविडेंड के साथ, सो दैट्स अ रीजन, यही मेन डिफरेंस है। अगर आपका रिडेम्पशन वैल्यू
प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है तो हम क्या कहेंगे, सीधा जितना डिविडेंड देना है एज अ कॉस्ट वो लिखेंगे और नीचे कितनी वैल्यू आपको मिली थी मींस की कैपिटल नेट प्रोसीड ये आप लिखेंगे और इनटू में 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नजर आ रहा है क्या चीज है कि आपको दिया हुआ है कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 शेयर, वो भी कैसे हैं, इररिडीमेबल मींस कि जिसकी टाइम ड्यूरेशन हमें नहीं पता, तो रिडम्पशन वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं है तो आपको RV माइनस के NP करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये कितने के हैं बेटे, एक शेयर भी 200 रुपए का, तो 40,000 शेयर कितने के हो गए हैं, 40,000 शेयर कितने के हो गए हैं, ये हो गए हैं 80 लाख रुपए कंपनी ने क्या किया प्रेफरेंस शेयर से लिए। अच्छा इसकी अब कह रखा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट है ना एस्टिमेट की गई है 2% ऑन द सेल प्राइस, सेल प्राइस बोल दे, फेस प्राइस बोल दे, कैसा इशू प्राइस बोल दे, सो कहने का मतलब आपका इसके ऊपर बोला गया है। ओके ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि मेरी जो वैल्यू आई है इतनी, बट इसके ऊपर जो खर्चा हुआ है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं ना तब हमारे पास जो खर्चा होता है ना उसको हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करता है, क्योंकि जो खर्चा है मैंने कहा कि पैसे मैंने कहा कि मेरा जो पैसे आए इतने हैं, ठीक है, कोई डिलीवरी करने आया उसने पैसे दिए मेरे को इतने, किसी ने पेमेंट करनी थी, बट वो कहता है कि जो आने के कॉस्ट है ना मैं आपसे ही चार्ज करूँ, उसने कहा कि आने की कॉस्ट ना मेरी 40 रुपये, तो मैं क्या कहूँगी मेरे को पैसे कितने मिले 9,960 रुपये मिले, मैं यही कहूँगी। सो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है मुझे लेस करनी पड़ेगी। हम क्या करने वाले हैं 2% आपका जो कॉस्ट आई है ये आ जाएगा 160, 1,60,000, और जब मैं 1,60,000 को माइनस करूं 80 लाख में से तो ये मेरे पास आ जाएगा 78,40,000। क्लियर है, ये इतनी कैपिटल मेरे पास आई है। अच्छा इस कैपिटल को मैंने अरेंज किया, ठीक है, अब कितने परसेंट मुझे कॉस्ट देनी है, मतलब कितने परसेंट मुझे डिविडेंड देना है, डिविडेंड बेटे देना है मुझे 9%, किसके ऊपर होगा, जो एक्चुअल में मैंने रेज किया। अब एक्चुअल में मैंने रेज किया है इसको 40,000 शेयर इशू किए थे, 200 का एक था और उसके ऊपर 9% हमारा डिविडेंड बनेगा, तो ये पूरा बन गया था भाई मेरा 7,20,000। क्लियर है, ये आपकी कॉस्ट है, ये आपकी कैपिटल है। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है सिंपल, कॉस्ट अपॉन में कैपिटल इनटू में 100, तो यहाँ पे 7,20,000 डिवाइड में 78,40,000 इनटू में 100, तो यहाँ पे इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 8.35%। मीन्स कि इस 80 लाख को अरेंज करने के लिए जो मुझे 9% इररिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर डिविडेंड देना पड़ा, वो डिविडेंड कितने परसेंट है हमारी इस कैपिटल के अरेंज करने में, ये कॉस्ट कितने परसेंट है, ये कॉस्ट मेरी निकली है 8.35% मुझे इस कैपिटल के ऊपर एज अ कॉस्ट निकली है। क्लियर है बेटे, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और ले लेते एग्जांपल जिसके अंदर मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर हम बात करेंगे हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स के अंदर। देखो एबीसी लिमिटेड है जिसने इशू किए हैं 8% डिबेंचर, देखो डिविडेंड की रेट बताई हुई है, डिविडेंड इन्होंने बताया हुआ है 8% है। अच्छा किसके ऊपर होगा अब इन देखेंगे। अब यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर तो इशू कर दिया, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। आपने ऊपर देखा कि मैंने डिविडेंड केवल उसी प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया है जो हमें नॉर्मल दिया हुआ था, 200 दिया हुआ था तो मैंने 200 के ऊपर निकाला, हम इसकी 80 लाख के ऊपर निकाला। अब मेरे पास है तो शेयर 100 रुपए का ना, है ना, इवन ये इशू किया है, इशू दैट मीन्स नेट प्रोसीड वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जिसमें से अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो हमें वो माइनस करनी पड़ेगी। देखो ये कहता है कि मेरा जो 100 रुपए का शेयर है ना, मैंने क्या कर दिया प्रीमियम में इशू कर दिया, मीन्स की 2 रुपए और एक्स्ट्रा मिले हैं प्लस 100, मीन्स की 102 रुपए में मैंने क्या किया है, इशू किया है। अच्छा रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, ये भी कहते हैं कि रिडीम भी, रिडम्पशन कितने में हुआ, वो भी प्रीमियम में हुआ। ये कहते हैं कि 100 रुपए का शेयर था ना, उसको मैंने रिडीम किया है 10% प्रीमियम पे, मीन्स की 100 का शेयर ना मैंने
10 में क्या कर दिया है, रिडीम किया है। अच्छा, ये ऐसे लाइन बना लेना, मुझे देने कितने हैं, 110 देने हैं। अच्छा, इशू कितने पे किया है, 102 पे किया है। आगे देखो कुछ लिखा हुआ है, आफ्टर द 7 ईयर, 7 साल का गैप है यहाँ पे। अच्छा, लाइफ टाइम दी हुई है। द फ्लोटेशन कॉस्ट आर द 6% ऑन द फेस वैल्यू, कैलकुलेट द केपी, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालें। अब यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है 6% फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू दैट मीन्स जो अभी निकली है ना। अगर ये बोलता ना इशू वैल्यू पे, तो आपको यहीं पे कैलकुलेट करना होता। अब देखो मेरे को यहाँ पे करना है आपका 6% करना है मुझे 100 का, तो ये आ जाएगा 6 रुपये। ठीक है, एक सेकेंड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं, माइनस 6% ऑफ 100 रुपीज़। अब ये देखो फेस वैल्यू क्या है, कहाँ गई भाई, ये वाली। ठीक है, प्रीमियम एड भी इस पे होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट इस पे ही होगी। ठीक है, अब मेरा निकला था 102 रुपये, माइनस करना पड़ेगा मुझे 6 रुपये, तो कितना हो गया 96 रुपये। दैट मीन्स यहाँ से मुझे 6 रुपये माइनस करना पड़ेगा, 96 रुपीज़ यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब मुझे पैसे मिले 96, बट मुझे रिडीम्शन करते वक्त मुझे 110 देने हैं। कितने को 96 रुपये मिले हैं, बट एट द एंड में 7 साल के बाद आपको 110 रुपये देने हैं। मीन्स कि इनके डिफरेंस कितना हुआ, एक तो आपको डिविडेंड देना है 8 रुपये, और साथ ही साथ आप ये भी देख लेंगे कि मैं हर साल मेरा और खर्चा कितना हो रहा है, जिससे मैं फ्यूचर में अपनी जो प्रॉब्लम फेस ना हो उसके लिए मैं पहले ही रिजर्व बना के रखूँ। सो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस किया, आरबी माइनस के एनपी अपोन में लाइफ के साथ कर दूंगी डिवाइड। सो ये 1110 माइनस के 96 अपोन में 7, तो ये आ जाएगा 14 अपोन में 7, तो ये कितना हो गया 2। क्लियर है? क्या मैं अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर दूं, ये जो फॉर्मूला बनाया था यहाँ पर पुट कर दूं मैं, कहाँ गया भाई हमारा फॉर्मूला, अच्छा मैंने इधर किया था, ये फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड मेरा कितना बन रहा है 8 रुपये बन रहा है, ये कितना बन गया 2 रुपये बन गया, यहाँ पे 96 अपोन में 1110 डिवाइड में 2, सो कितना होगा 10 अपोन में 96 प्लस के 1110 डिवाइड में 2, सो ये आ जाएगा भाई 103। क्लियर है? और इनटू में 100, अच्छा 100 इंटू 10 डिवाइड में 103, तो ये आ गया 9.70, दैट मीन्स यहाँ लिख देती हूँ ना मैं, 9.7087 परसेंटाइल आई है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ जो प्रेफरेंस की जो कॉस्ट आई है वो कितनी है 9.71%, आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगी ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आएगा। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के अंदर यही बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बट डिबेंचर शेयर होल्डर को, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी भी तरह का टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे टैक्स की रेट को हटा के बाकी सभी चीज़ें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है जी, बाकी सभी चीज़ें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी समझ में आ गया, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पर हम 4 से 5 आइटम्स हैं, ये चारों मेथड करने वाले हैं, अर्निंग प्राइस मेथड, डिविडेंड प्राइस मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मेथड एंड कैपिटल एसेट्स प्राइस मेथड। क्लियर है? ओके जी।